स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 से सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर वही अपना जो 4th चल रहा था वही कंटिन्यू करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। तो लास्ट क्लास में हमने मेटल एंड नॉन मेटल के साथ जो ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और उससे क्या केमिकल इफेक्ट पड़ता है या क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़ हमने देख ली थी। आज हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद वाटर, कि जब आप मेटल एंड नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हो वाटर के साथ में तो क्या इफेक्ट पड़ता है मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर। तो देखो सिंपल सी बात है, वाटर है, वाटर से मतलब मोस्टली ऐसे केमिकल मेटल हैं, नॉन मेटल है जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिन पे हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है अपने पास सोडियम, जिसे Na से प्रेजेंट किया जाता है। ये जो सोडियम है ये होता क्या है कि ये बहुत ही जल्दी रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वाटर के जैसे ही कांटेक्ट में आता है वैसे ही इसमें ब्लास्ट हो जाता है, इसमें फायर हो जाती है, आग लग जाती है। तो प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर कि आपको एक कोई बीकर लेना है और एक थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर हाफ ग्लास वाटर लेना है या उसके अंदर बीकर को हाफ वाटर से फिल करना है। फिर एक छोटा सा टुकड़ा उसका सोडियम का आपको लेना है स्पैचुला से पकड़ के और वाइप करना है उसको अच्छे से। जो आते हैं ना पेपर्स, उनसे पेपर से आपको उसको वाइप करना है और साफ़ करने के बाद में उसको क्या करना है, आपको स्पैचुला की हेल्प से उस वाटर के अंदर डालना है। जैसे ही आप उसके अंदर डालते हो तो उसमें फायर होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपको बाहर लाइटिंग सी नज़र आने लग जाती है, क्योंकि ये क्या होता है कि इतना रिएक्टिव है कि एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्ट है उससे कांटेक्ट में आते ही ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इस मेटल को स्टोर करने के लिए कैरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए और इसमें ब्लास्ट ना हो। यूज़फुल है। सेकंड आता है नॉन मेटल की बात। तो नॉन मेटल में मोस्टली जैसे फास्फोरस की हम बात करें तो फास्फोरस क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आते ही वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए किस में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है, जिससे वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो ये बात हो गई अपनी वाटर के साथ मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अब बात आती है एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। जब मेटल एंड नॉन मेटल जब एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाते हो, अलग अलग सेपरेट पोर्शन आप उनका लेते हो, तो पहले हम बात करते हैं कि आपने मेटल ले लिया और मेटल लेने के बाद में उसके साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl किसी भी बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में आप उनको ले लीजिए, एक में मेटल एक में नॉन मेटल आपने ले लिया। अब इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 या 3 ड्रॉप आपको इसके अंदर डालनी है। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप डालते हो तो 1 बाय 1 आप टेस्ट करते हो, आपकी जो मर्जी आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी आपको मेटल यूज़ करना है, नॉन मेटल यूज़ करना है। तो आप क्या करते हो कि जब इसका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो तो आप देखते हो अगर कोल्ड है तो वो रिएक्ट नहीं करता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, डिपेंड करता है मेटल के ऊपर आप कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हो। कुछ ऐसे मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, जो कोल्ड डाइल्यूट के साथ ही क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और जो केमिकल रिएक्शन होती है वो दिखा देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उनको थोड़ा हल्का सा स्पैचुला से पकड़ के गर्म करना पड़ता है। जब आपने उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है उसके बाद में उसको गर्म करना पड़ता है। तो जब आप इसे गर्म करते हो या फिर कोल्ड पे रिएक्शन दिखाता है तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, रिएक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है, आपको दिख जाती है स्टार्ट होती है तब। तो आप एक मैच स्टिक लेते हो, मैच स्टिक लेने के बाद में उसके ऊपर आप ले जाकर मैच स्टिक से आप जली हुई मैच स्टिक लेके जाते हो तो वो एक पॉप साउंड से निकल कर आती है। वो जो पॉप साउंड है वो बताती है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। लेकिन यही रिएक्टिविटी अपन नॉन मेटल के साथ अगर करते हैं तो नॉन मेटल में क्या होता है, जब आप उसको लेकर जाते हो मैच स्टिक को तो वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आती है। वहाँ पे नहीं आती, इसका मतलब है वहाँ से कोई गैस नहीं एक्सर्ट हो रही है, क्योंकि गैस निकलेगी यानी हवा अगर लगेगी तो वो क्या होगी, मैच स्टिक बुझ जाएगी, ब्लो आउट हो जाएगी। लेकिन वैसा वहाँ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल है वो एसिड्स के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। अब बात आती है इसी वे में बेस की, कि अगर आप नॉन मेटल एंड मेटल को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो, बेस में आप ले सकते हो नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मेटल ले लिया आपने
और इधर नॉन मेटल ले लिया, आपको इनमें वही वापस से वही प्रोसेस जो हमने एसिड के साथ की थी, इसको 2-3 ड्रॉप या 5-6 ड्रॉप जितना भी हो उसके आपको इसके अंदर डालना है। अगर कोल्ड में रिएक्शन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा गर्म करके और देख लेना है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता ना। फिर वापस से वही प्रोसेस दोहरानी है, आपको मैस्टिक लेकर जानी है। जब आप मैस्टिक लेकर जाते हो तो क्या होता है, वही प्रोसेस होती है कि मेटल है, मेटल के पास जब आप लेकर जाते हो जिसमें मेटल है तो वहाँ से वही पॉप साउंड निकल कर आती है और मैस्टिक ब्लो आउट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। बेस के साथ ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, सॉरी नॉन मेटल के साथ ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, तो क्या होता है, वो नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर के साथ, तो वाटर के साथ मेटल एंड नॉन मेटल नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ एक हैं डेली यूज़ की मान लो या कोई एक्सेप्शन मान लो जो रिएक्शन करते हैं। जैसे हमने इसमें बात की थी सोडियम की, इसके साथ साथ आप घर में हमारे फेरम यूज़ होता है, यानी आयरन, आयरन जो यूज़ होता है, इस आयरन को आपने देखा है कि अगर ये पानी के पास पड़ा रह जाए या पानी में इसको रख दिया जाए तो इस पर रस्ट हो जाता है, ये रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी रिएक्शन दिखाता है। सेकंड बात, हमने नॉन मेटल में फास्फोरस को लिया है, तो फास्फोरस अगर एयर के कांटेक्ट में रखा जाए तो वो ख़राब हो जाता है, फायर लग जाती है, लेकिन अगर उसे वाटर में स्टोर करके रखा जाता है वो रिएक्शन नहीं करता है। बात करते हैं हम एसिड की, तो एसिड में आप ज़रूरी नहीं है यही एसिड लो आप, लेकिन ये नॉर्मल है इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में लेते हैं। HCl ले लेते हैं या फिर H2SO4 यूज़ कर लेते हैं, ये भी एक एसिड है, तो आप इनके साथ रिएक्शन करके देख सकते हो। ये हमने इसलिए लिया है कि कुछ होते हैं कि HCl से रिएक्शन कर जाते हैं इजीली, लेकिन कुछ एक हम बड़ी क्लासेस में रीड करेंगे कि कुछ एक ऐसे हैं कि थोड़े से हार्ड एसिड की ज़रूरत पड़ती है और उस हार्ड एसिड से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो आप इसकी जगह H2SO4 भी ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में हम प्रेफर करते हैं HCl लेने के लिए। वही बात कि मेटल रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और इसकी प्रेजेंस हमें किससे पता चलती है, जब पॉप साउंड निकल करके आती है। नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है। वही प्रोसेस आपको बेस के साथ करनी है, मेटल नॉन मेटल लेना है, आप जो अच्छा लगे आपको वो आप बेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टार्टिंग का बेस है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो वही बात, मेटल के साथ पॉप साउंड निकल के आता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, नॉन मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लास्ट क्लास में रीड कर चुके हैं, यानी कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है वो दूसरे मेटल नॉन मेटल क्या करती है, उस अपनी जगह से ट्रांसफ़र करती है, वो चीज़ है। तो हम इसमें देखिए क्या करते हैं कि एक अपन सॉल्यूशन लेते हैं, कोई 5 बीकर यूज़ करते हैं इस टाइप से, 5 बीकर यूज़ कर लिए। हम फर्स्ट में क्या करते हैं, इनको नेम प्लेस करते हैं ABCDE। फर्स्ट में हम यहाँ लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सेकंड में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, थर्ड में लेते हैं ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, एंड वापस से इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन। अब इसमें मेटल डालनी है हमें, इसमें डालना है जिंक मेटल, सेकंड नंबर में Fe यानी आयरन मेटल, थर्ड में कॉपर एंड में कॉपर। हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले में आयरन मेटल, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के लिए छोड़ने के बाद आप देखते हो कि इसका जो कलर था, ये ब्लू कलर था, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है और कॉपर सेपरेट रह जाता है। सेकेंड नंबर में क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर फिर से सेपरेट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आता और इसमें भी नो चेंज आता है। अब बात यह है कि ये चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया कि आपके पास कॉपर थी वो भी मेटल थी, जिंक थी वो भी मेटल थी, लेकिन जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से सेपरेट कर दिया और खुद उसकी जगह आ गया, डिस्प्लेस कर दिया, तभी इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से, तो ये क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, यानी सॉल्यूशन बन गया, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। सेकंड में भी क्या हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर और आयरन दोनों ही मेटल हैं, लेकिन आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बन गया, यानी फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। लेकिन थर्ड में क्या हुआ, वही जिंक है और वही कॉपर है जो हमारे पास फर्स्ट में थी,
जिंक और कॉपर वही है, लेकिन नो चेंज, कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा है। सेकंड में डी में फिर से देखिए भी यही है कि आयरन है कॉपर है, आयरन है कॉपर है, वही जो बी में था वही डी में है, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं है। फोर्थ नेक्स्ट में इसमें आता है कि यहाँ जिंक है फेरम है, दोनों ही मेटल है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं है। क्यों? तो बात ये आती है कि इनमें कॉपर की जिंक और कॉपर के कंपैरिजन में जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा उसके पास फोर्स है, तो जिंक है वो कॉपर को वहाँ से हटा देता है और खुद उसकी जगह प्लेस हो जाता है। वही बात फेरम और कॉपर के साथ है कि फेरम है वो कंपेयर टू कॉपर ज़्यादा एक्टिव होता है और वो वहाँ से उसको डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ कॉपर और जिंक मेटल तो वही है, लेकिन इसको रिएक्टिव इनमें दोनों में से कौन है? जिंक है। तो जिंक कॉपर को अपनी जगह आने नहीं देता है, उसको रिप्लेस नहीं करता है वहाँ से, तो वो क्या होता है वही का वही रह जाता है, कोई रिएक्शन शो नहीं होती है, मेटल हो जाए। यही बात यहाँ होती है कि कॉपर और आयरन के कंपैरिजन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है, तो वो उसको वहाँ से फिर से रिप्लेस नहीं होने देता है। वही बात यहाँ है आयरन और जिंक की जब हम बात करें तो जिंक ज़्यादा एक्टिव है कंपेयर टू फेरम। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो रिएक्शंस आती हैं ये कि यहाँ तो आता है नो चेंज, इन तीनों में लास्ट वालों में पता हमें चल गया क्योंकि ये तीनों ही क्या है लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू इनके। लेकिन यहाँ दोनों में यहाँ तो बन जाता है ZnSO4 और कॉपर निकल जाता है, और यहाँ बन जाता है FeSO4 और फेरम FeSO4 निकल जाता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। ये हो गई अपनी कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब तक हमने सारी रिएक्शंस कर ली, मेटल और नॉन मेटल रीड कर लिए, क्या होते हैं कैसे होते हैं, आप इनको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो, चाहे केमिकल के थ्रू हो, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो, या फिर आप उनको फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो क्या जिंक है और क्या कॉपर है, वो सारी बात हो गई।